दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर से देखिएगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों आपको एग्जाम हॉल की ही यहाँ पर फील आने वाली है। ऐसा दोस्तों आप महसूस करेंगे इन प्रश्नों को लगाने पर कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए रहेगा घर के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी जगह से दोस्तों मिक्स प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, हिंदी नहीं है। बाकी दोस्तों 30 प्रश्न है तो लगभग सभी जगह से यहाँ पर लिया है। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा शुरुआत में दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न है और आसान आसान प्रश्न है जो कि दोस्तों आप परीक्षा वाणी में शुरुआत में ही पढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, यहाँ पर आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक तरफ दोस्तों जनपद दिया हुआ है, एक तरफ क्षेत्रफल है। इसी तरह दोस्तों एक तरफ आयोग जनपद दे देगा, एक तरफ तहसील दे देगा या फिर ब्लॉक दे देगा, एक तरफ जिला दे देगा, एक तरफ विधानसभा क्षेत्र दे देगा, एक तरफ दोस्तों जिला या फिर कुछ अन्य तरीके से दोस्तों आयोग कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये दोस्तों आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो नैनीताल का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, ये है 4251। तो ए का दोस्तों जाएगा यहाँ पर सी पर। और देहरादून का दोस्तों कितना है 3088 क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। टिहरी गढ़वाल का दोस्तों 3642 और बागेश्वर का हो जाएगा 2246। और चंपावत का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, चंपावत दोस्तों सबसे छोटा जनपद है, चंपावत का दोस्तों क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल दोस्तों आपको ऑप्शन याद नहीं रखने हैं। नैनीताल 4251 वर्ग किलोमीटर, देहरादून 3088 वर्ग किलोमीटर, टिहरी गढ़वाल 3642 वर्ग किलोमीटर, बागेश्वर हो जाएगा 2246 वर्ग किलोमीटर। अगला दोस्तों प्रश्न है, उम्मीद करता हूं सभी का दोस्तों प्रश्न सही हुआ होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर का है। हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज भवन में कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यह है इस फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था दोस्तों, यह था 8वां, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक तरफ ताल दिए हुए हैं, एक तरफ संबंधित जिले, एक तरफ दोस्तों ग्लेशियर, एक तरफ इस तरह से जिले या फिर कौन सी नदी निकलती है। तो प्रश्न दोस्तों इसी तरह से बनता है। तो ताल दोस्तों यहां पर आपको सुमेलित करना है। कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर से जानते होंगे। मंसूर ताल दोस्तों ये कहां पर है दोस्तों, ये हो जाएगा टिहरी में। मंसूर ताल दोस्तों कहां पर, टिहरी में। सरवदी ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग, बेनी ताल चमोली, नचिकेता ताल उत्तरकाशी। अगर दोस्तों आपने परीक्षा वाणी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं। मंसूर ताल टिहरी, सरवदी ताल रुद्रप्रयाग, बेनी ताल चमोली, नचिकेता ताल उत्तरकाशी। तो दो बार दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूं ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए जितना आप सुनेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक तरफ प्रमुख जल विद्युत परियोजना यहां पर दी हुई है और एक तरफ दोस्तों संबंधित नदी यहां पर दी हुई है। तो इसको दोस्तों यहां पर सुमेलित करना है। बाकी परीक्षा वाणी में दोस्तों खटीमा खमीटा या कुछ ऐसा लिखा मिलता है, अब किसी में सुधार हो गया जो नई वाली बुक है। तो इनमें दोस्तों आपको बताना है। ढालीपुर दोस्तों किस पर है, तो ढालीपुर जाएगा यमुना पर। ए का जाएगा दोस्तों डी। ढालीपुर दोस्तों किस पर, यमुना पर। तो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन कट गए हमारे। और 2 का सी है तो खटीमा शारदा पर, लल्लन टॉप ट्रिक, क्योंकि 2 का सी यहां पर दिया हुआ है, इन दोनों ऑप्शन में टक्कर है। अब यहां से हमारा सही उत्तर आ जाएगा रामगंगा परियोजना। दोस्तों रामगंगा पर ही है दोस्तों, ये जाएगा 3 का जाएगा 2। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनेगा हमारा सही उत्तर। और पिंगलगाड़ परियोजना ये हो जाएगा भागीरथी पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, ढालीपुर यमुना, खटीमा शारदा, रामगंगा पर, पिंगलगाड़ भागीरथी पर। अगला दोस्तों प्रश्न है, अंत तक बने रहिएगा। एक और धांसू प्रश्न देखिए यहां पर। निम्न में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम अर्थशास्त्री है। कभी कभी दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। भी किसी प्रश्न में किसी पेपर में पूछा ही गया था, तो वहां से दोस्तों सीधे सीधे उठाए यहां पर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एडम फर्गुसन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बनेगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री। अगला दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल नया प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। चर्चित सम्मान और संबंधित व्यक्ति। अब पहले तो दोस्तों ऐसा होता था कि जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया, 1 नंबर के लिए। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, 1 नंबर के लिए। तो अब दोस्तों देखिए यहां पर 4 प्रश्नों का ही एक प्रश्न यहां पर बनाया गया है। तो कोई ना कोई दोस्तों आप इनमें से जरूर से जानते होंगे।
33वां सरस्वती सम्मान दोस्तों, 33वां सरस्वती सम्मान तो ये किसे दिया गया दोस्तों, ये हो जाएगा प्रभा वर्मा को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को दिया गया। और 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। दोस्तों यहां पर ऑप्शन बन रहा है हमारा कौन सा, सी वाला। तो ऑप्शन भूल जाइए, इनको याद रखिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय और 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर। तो 6 प्रश्न दोस्तों पूरे हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिस्वार और गेरू की सहायता से रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, इनको दोस्तों क्या कहा जाता है, ये यहां पर पूछा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नात या टुपुक चित्र। दोस्तों किताब में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, नात या टुपुक चित्र। गेरू एवं बिस्वार, बिस्वार यानी कि दोस्तों उसे कहते हैं चावल के दोस्तों जो आटा होता है ना, उसका घोल दोस्तों बनाया जाता है, उसे कहते हैं बिस्वार। तो रसोई घरों की दीवारों पर दोस्तों चित्र बनाए जाते हैं, यह आपको याद रखना है। थापा चित्र में दोस्तों क्या होता है, चावल पीसकर जो है शुभ अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है, जो हम दीवारों पर देखते हैं थापा चित्र, ये होता है। ज्योति मार्तका चित्र में दोस्तों विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है, जैसे दिवाली, दशहरा, नवरात्रि के अवसर पर ज्योति मातृका चित्र में किया जाता है। और डी ऑप्शन में दोस्तों ऐपण या छिपण, दोस्तों ऐपण का ही नाम छिपण है, ऐपण दोस्तों ऐपण है। फिर चौक पूर्णा, रंगोली एवं अल्पना नाम से भी इसको जाना जाता है, घर के आंगन में ये बनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नात या टुपुक चित्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत किया गया, क्या यह कथन सही है? जी हां दोस्तों। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को, और कहां पर दोस्तों, नैनीताल में स्थापित है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यह देश का 20वें क्रम का उच्च न्यायालय है दोस्तों, बिल्कुल है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन थे? ये दोस्तों थे ए देसाई, बोले तो अशोक अभयंकर देसाई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। जीसीएम रावत कौन थे? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध सम्मेलन और आयोजन इनका कहां हुआ, ये यहां पर आपको बताना है। बिल्कुल धांसू प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। प्रसिद्ध सम्मेलन आयोजन स्थल, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 दोस्तों कहां पर? दोस्तों नई दिल्ली में। ए का जाएगा बी, 2 ऑप्शन हमारे कट गए। बिल्कुल लल्लन टॉप ट्रिक यहां पर हम लगाएंगे, 2 ऑप्शन यहां पर कट गए हैं। अब 2 का ए है, तो यहां पर भी दोस्तों 24वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान। तो यहां तक दोस्तों 2 ऑप्शन हमारे यहां तक तो ठीक है, बी ए। अब यहां से दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि लल्लन टॉप ट्रिक हम यहां पर लगाएंगे। तो इसका दोस्तों जो अगला है यहां पर नाटो शिखर सम्मेलन 2024, दोस्तों ये कहां पर हुआ? तो इसका दोस्तों सही उत्तर ये जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बनेगा इसका सटीक उत्तर। और 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन दोस्तों ये हो जाएगा लाओस। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका, और पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, 24वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन दोस्तों कजाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक और धांसू प्रश्न बने रहेगा अंत तक। अभी दोस्तों हम 10 प्रश्न पर ही पहुंचे हैं, 30 प्रश्न तक आपको लगातार बने रहना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के संबंध में, बोले दोस्तों सेबी कौन सा विकल्प सही है? सेबी के बारे में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है, ये तो ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड शेयर बाजारों तथा अन्य प्रतिभूति बाजारों में व्यापार को विनियमित करता है दोस्तों, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली दोस्तों, नहीं, नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय नहीं है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? मुंबई में है, मुंबई में है। स्थापना दोस्तों इसकी कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम है 1992 का। अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में है माधुरी पुरीबुच।
तो यहां पर दोस्तों बनेगा केवल 1 और 2 सही है। बाकी सेबी का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है, तो ये दोस्तों मुंबई में है। तो इसका सही उत्तर बनेगा केवल 1 और 2 सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? एक और धांसू प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार के कामकाज का खुलासा करने की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 2010 में बनाया गया एक ऐतिहासिक कानून है। 2010 में दोस्तों नहीं आया था, बाकी ये सरकार के कामकाज का खुलासा करने की अवधारणा, ये तो ठीक है। 2010 में दोस्तों नहीं आया था। ये दोस्तों 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगाई थी। और बाकी दोस्तों ये लागू कब हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम, तो ये हुआ दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये दोस्तों पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, केवल ए, दोनों सही। अब केवल 2 सही या फिर दोनों गलत, तो 2 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं लल्लन टॉप ट्रिक से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का तात्पर्य सूचना के अधिकार में निहित है, दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर केवल 2 यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर बी। 2010 में दोस्तों, ये दोस्तों 2010 में है ना, तब दोस्तों आरटी एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। दोस्तों उस समय आरटी दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 2010 से ये याद आ गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहां पर 3-4 प्रश्न मिलाकर एक प्रश्न बना दिया गया है। वर्तमान में दोस्तों बताना है कौन सा यहां पर क्या है। प्रमुख नियुक्ति यहां पर दी हुई है संबंधित व्यक्ति, कोई ना कोई आप जरूर से जानते होंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, कोई ना कोई दोस्तों आपको जरूर से पता होगा। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों ये कौन है, तो ये दोस्तों जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी पर। एक आ जाएगा डी, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना दोस्तों, केवल यहां पर ये ऑप्शन कट गया है, बी ऑप्शन कट गया है, ए कट गया है, डी कट गया है। लल्लन टॉप ट्रिक से दोस्तों 2 ऑप्शन यहां पर कट गए हैं। अब देखिए बाकी यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। तो आईसीसी के चेयरमैन जैसा, 51वें न्यायाधीश संजीव खन्ना, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, दोस्तों ये है अरविंद पनगड़िया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बनेगा कौन सा, बी। और बाकी यहां पर भारत के दूसरे लोकपाल अजय मणिकलाल खान विलकर, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सटीक उत्तर। ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही करना, आपको जो भी आता हो पहले कितने ऑप्शन का, ए का डी, देखिए ए का डी 2 ऑप्शन आप ऐसे हटा लेंगे एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनना है। फिर 50-50 पर आप पहुंच जाते हैं, फिर आप लल्लन टॉप ट्रिक लगाएंगे आईसीसी के चेयरमैन जैसा, तो यहां पर भी ए है, तो ये हम कॉमन को चुनेंगे, ये भी ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन, अरविंद पनगड़िया। और भारत के दूसरे लोकपाल दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर हमारा अजय मणिकलाल खान विलकर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बनेगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है यहां पर। नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, या फिर तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, या फिर ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। ई गवर्नेंस का सटीक वर्णन दोस्तों तकनीकी आधारित शासन व्यवस्था देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये दोस्तों यहां पर अब तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक, राय बहादुर पातीराम, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर एफ.टी. एटकिंसन, गढ़वाल गजेटियर एच.जी. वाल्टर, दोस्तों ये तीनों सही हैं। हिमालय की यात्रा दोस्तों ये किसकी है, तो काका साहेब कालेलकर की है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बनेगा यहां पर हमारा बी, हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान है, उत्तराखंड तो बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों कब, कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों कब, 1916 में। तो एक आ जाएगा भैया 4। पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, फिर 2 का सीसी है, तो देखिए गणदेश सेवा संघ 1938। तो यहां तक अभी 3 और 4 में से दोस्तों कोई उत्तर हमारा हो सकता है। पर्वतीय राज्य परिषद 1967 में, और उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना 1988 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर जो बन रहा है यहां पर सी बनेगा इसका सटीक उत्तर। कुमाऊं परिषद 1916, गणदेश सेवा संघ 1938, पर्वतीय राज्य परिषद रामनगर में 1967, उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होगी, एग्जाम में ऑप्शन भरेंगे आप। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा,
यहाँ पर दोस्तों एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं और एक तरफ बताना है प्रमुख प्रावधान दोस्तों इसमें क्या क्या है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, तो ए का जाएगा 3, तो बी ऑप्शन कट गया, यहाँ पर डी ऑप्शन कट गया। लल्लन टॉप ट्रिक है, 50-50 पर पहुंच गए हैं। 2 का डी, तो यहाँ पर देखिए कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, और कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42, और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दोस्तों ये जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 45। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर है ए बनेगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रमुख अनुसूची एवं संबंधित विषय यहां पर आपको बताना है। चौथी अनुसूची में दोस्तों क्या है, राज्यसभा, तो ए का जाएगा सी, बी कटा, डी कटा। और छठे में दोस्तों क्या है, एएमटीएफ जनजातीय क्षेत्र असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये है। और आठवीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, तो आठवीं में दोस्तों क्या है, तो आठवीं में दोस्तों यहाँ पर भाषा है। और 9वीं में दोस्तों क्या है, तो ये हो जाएगा भूमि सुधार। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बन रहा है हमारा सी। चौथी में दोस्तों राज्यसभा है, और छठी में दोस्तों जनजातीय क्षेत्र, आठवीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड का प्रश्न यहाँ पर फिर से आपके सामने। उत्तराखंड पंचायती राज के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ये यहां पर आपको बताना है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया, ये तो ठीक ही है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा पंचायती राज निदेशालय का गठन किया गया, क्या दोस्तों ये सही है? जी हाँ सही है। उत्तराखंड में पंचायती राज का दोस्तों द्विस्तरीय लागू है, नहीं है, 3 स्तरीय है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। वर्ष 2008 में राज्य में पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण 33% कर दिया गया। दोस्तों 2008 में ना जो महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण है वो 33% से बढ़ाकर कितना किया गया, 50% किया गया। तो 3 और 4 तो गलत है, 3 आया इसमें गलत, 3 आया इसमें गलत, 3 आया इसमें गलत, तो केवल 1 और 2 सही है दोस्तों, बिल्कुल लल्लन टॉप ट्रिक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय ई शासन ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की पहल सीएम हेल्पलाइन 1905 के संबंध में कथन और कारण दिए गए हैं, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। इसका उद्घाटन 23 फरवरी 2019 को किया गया, दोस्तों बिल्कुल किया गया, सही है ना, ऑप्शन नंबर ए तो यहां पर सही है। इसका उद्देश्य नागरिकों द्वारा उठाई गई शिकायतों के बारे में त्वरित जानकारी एवं समाधान प्रदान करना है। ये भी क्या ऐसा है, ए और आर दोस्तों यहां पर दोनों हमारे सही हैं, लेकिन आर ए का दोस्तों सही स्पष्टीकरण थोड़ा अटपटा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सटीक उत्तर, इसी एग्जाम में पूछा था, यही इसका सही उत्तर दिया गया था। तो जो सीएम हेल्पलाइन दोस्तों योजना शुरुआत कब हुई, तो उद्घाटन 23 फरवरी 2019 को हुआ था, बाकी ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर यहां पर पुरस्कार और संबंधित व्यक्ति यहां पर आपको बताना है। 34वां व्यास सम्मान दोस्तों किसे, सूर्यबाला को दिया गया, बी ए कटा और इसके अलावा 3 कटा, ए और सी कट गए। यहां पर एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रांट को दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गॉडगिल को दिया गया, और बुकर प्राइज दोस्तों किसको दिया गया, ये हो जाएगा सामंथा हार्वेज। तो दोस्तों इसका यहां पर सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला, एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रांट, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गाडगिल, और बुकर प्राइज सामंथा हार्वेज। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण और संबंधित अंग यहां पर आपको बताने हैं। कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर से जानते होंगे, जैसे तगड़ी दोस्तों, ये कहां पहनी जाती है, तगड़ी दोस्तों, तगड़ी पहनी जाती है कहां पर दोस्तों, ये हो जाएगा कमर में, सी का जाएगा 4। अरे भैया ये तो डी डी डी, यहां पर एक ऑप्शन हट गया, चलो 75% चांस अब बनते हैं, लल्लन टॉप ट्रिक हम लगाएंगे, तगड़ी जाएगा कमर पर। अब देखिए दोस्तों या बी तो इसकी संभावना कमी है, यहां पर देखिए पहले और सी में बी भी है, तो बंगड़ी दोस्तों कहां पर, हाथ पर है, बगड़ी दोस्तों कहां पर, हाथ पर, और गुठलो कहां पर, पैर में, और सांकली दोस्तों कहां पर, सिर में। तो इसका दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से दोस्तों देख लेते हैं, 2 बार दोस्तों मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बगड़ी दोस्तों कहां पर, हाथ में, गुठलो पैर, तगड़ी दोस्तों कमर, और सांकली हो जाएगा 100 से 100 सिर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बनेगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं।
किस भारतीय लेखक को इरेस्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा अमिताभ घोष। अगला प्रश्न दोस्तों नीति आयोग के बारे में यहां पर पूछा गया है। नीति आयोग दोस्तों कब 2015 में आया था। नीति आयोग की स्थापना सरकार की सहायता हेतु एक थिंक टैंक के रूप में की गई। दोस्तों बिल्कुल की गई, कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता होने से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्या दोस्तों ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों ये भी यहां पर बिल्कुल ही सही है। तो 1 2 3 दोस्तों यहां पर तीनों सही है, तीनों दोस्तों सही है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और ये दोस्तों कब कब आई, ये यहां पर प्रश्न है। बिल्कुल धांसू प्रश्न है, देखिए बिल्कुल धांसू प्रश्न है। कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अब यहां पर जान जाएंगे। पशु सखी योजना दोस्तों ये कब? तो ये 13 अप्रैल 2023 को। मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना 12 फरवरी 2023 को दोस्तों ये आई थी। और रेशम कीट बीमा योजना 9 मार्च 2023 को। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम दोस्तों कब? तो ये जाएगा यहां पर हमारा 11 मई 2023 को। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बनेगा बी। मुख्यमंत्री सखी योजना दोस्तों कब? 13 अप्रैल 2023। मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना 12 फरवरी 2023। रेशम कीट बीमा योजना 9 मार्च 2023 और स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम 11 मई 2023। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर राज्य की नई पर्यटन नीति 2023 के संबंध में निम्न में से सही विकल्प कौन सा है, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। राज्य की नई पर्यटन नीति 2023 वर्ष 2030 यानी कि 7 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। क्या दोस्तों ऐसा है? जी हां, ऐसा ही है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के अंशदान को वार्षिक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना इस नीति का उद्देश्य है। क्या ऐसा है? बिल्कुल है। इसके अनुसार पर्यटन व उससे संबंधित उद्योग वर्ष 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी ठीक है। नई पर्यटन नीति में निवेश के आधार पर प्रदेश के शहरों को 3 विभिन्न वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। 1 2 3 4 दोस्तों यहां पर सभी के सभी सही हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के संबंध में निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों कथन और कारण वाले प्रश्न भी आते हैं। देखिए ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल दोस्तों एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आपको आ रही होगी। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ऐसा तो है, ऐसा तो है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित दोस्तों प्रश्न यहां पर आ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? राज्य अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023-24 में विकास दर 7.58% रहने की संभावना है। बिल्कुल है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 का दोस्तों पूछ रहा है में 12.64% की वृद्धि दर्शाते हुए 2,60,201 रुपए का अनुमान दोस्तों, ये भी यहां पर ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये दोनों सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों फिर और उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड की नई सौर नीति 2023 के संबंध में यहां पर पूछा गया है। इस नीति के अंतर्गत 2027 के अंत तक प्रदेश में सोलर प्लांट के माध्यम से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एक तो दोस्तों सही है, तो डी ऑप्शन कट गया यहां पर। इस नीति के तहत अब कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन को लीज पर लेकर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा सकता है। 2 भी ठीक है। इस नीति में सरकारी भूमि अथवा अनुदानित सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाले व्यक्ति को 90% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने की दोस्तों नहीं, 90 दोस्तों नहीं, यहां पर दोस्तों जो है 70% है। तो 1 और 2 दोस्तों सही है। यहां पर 90 की जगह दोस्तों ये होगा 70% है यहां पर। अगला प्रश्न दोस्तों गुफा से प्रश्न आ गया है। कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर से जानते होंगे। पांडुखोली गुफा या तिरंबक गुफा दोस्तों ये कहां पर है? द्वाराहाट में, अल्मोड़ा।
तो 4 का दोस्तों बी किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, बिल्कुल लल्लन टॉप ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। मुचकुंद गुफा दोस्तों कहां पर? चमोली में। कोटेश्वर महादेव गुफा रुद्रप्रयाग में। विश्वनाथ गुफा टिहरी में। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा बनेगा? यहां पर बनेगा बी, मुचकुंद गुफा चमोली, कोटेश्वर महादेव गुफा रुद्रप्रयाग, विश्वनाथ गुफा टिहरी, पांडुखोली गुफा द्वाराहाट अल्मोड़ा। आज का दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए रहेगा। ये भी दोस्तों यहां पर स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राज्य में स्थानीय स्वशासन के निकाय जिला पंचायत के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह पंचायती राज व्यवस्था के सबसे शीर्ष निकाय दोस्तों बिल्कुल है, क्योंकि जिला पंचायत तो ऊपर ही है। इसके सदस्यों का चुनाव जिले के 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति यानी कि सीधे वोट द्वारा, यह भी यहां पर ठीक है। जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यह भी ठीक है। जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी जिला पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है दोस्तों, ये भी यहां पर ठीक है। 1 2 3 4 तो ठीक है, तो बी ऑप्शन अभी तक कट जाएगा, और 2 भी यहां पर ठीक था तो सी वाला भी कट जाएगा। जिले अब एक और ए और डी में टक्कर है, तो जिले के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य इसके पदेन सदस्य नहीं होते दोस्तों, होते हैं, नहीं कहा गया ना। तो 1 2 3 4 यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर डी। 5 दोस्तों यहां पर ये होते हैं होता तो सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। 1 2 3 4 सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों ये आपको बताना है, इतिहासकारों ने किस चंद राजा को उदासी, बूढ़ा, अन्यायी राजा कहा? भारती चंद, बाज बहादुर चंद, दिलीप चंद, बालो कल्याण चंद। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको बताना है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।